Assalamu alaikum and welcome back to the channel. You're watching Political Beer Trades and I'm the Bearded Trader. I hope you all are doing good and I would like to welcome you all to another video of this new series which we recently started, in which we take a single company and we dive into the details of that company कि वो कंपनी करती क्या है और उसके प्रोडक्ट्स क्या है और उसकी फंडामेंटल्स क्या है। तो आए स्टार्ट करते हैं। आई डोंट नो इफ आई मेंशन दिस इन माय प्रीवियस वीडियो और नॉट। सो रिसेंटली मैंने टेक्सटाइल सेक्टर को जो है वो स्टडी करना शुरू किया। तो टेक्सटाइल सेक्टर में मैंने 3 कंपनीज जो हैं जिनको फाइनलाइज की और उन तीनों को मैं उन पर अपनी इंडिविजुअल रिसर्च करने के बाद ओनली देन आई विल डिसाइड इन विच वन टू इन्वेस्ट। सो आई थॉट व्हाई नॉट आई कैन शेयर माय एनालिसिस विद यू गाइस एज वेल and you can use it if you find it useful. So पहली कंपनी जो है वो KTML है, as you can see on the screen, which is Kohinoor Textile Mills Limited. But again, before I start this video, ये मेरी analysis है. I mean, if you want to invest, better you do your own research before you even consider investing. और इन्वेस्ट करने से पहले सिर्फ एक कंपनी आई मीन 2-3 कंपनीज को आप कंपेयर करें और उसके बाद आप डिसाइड करें कि एक सेक्टर में अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। सो आई विल बी कमिंग अप with 2 more videos regarding the textile sector. So in the future you will get to see those videos. Anyways, let's start with this video. So as I told you कि कंपनी का नाम जो है वो KTML है, which is Kohinoor Textile Mills Limited. और as you can see on the slide, KTML operates under Kohinoor Maple Leaf Group. ये जो ग्रुप है ये उसके अंदर ऑपरेट करती है और कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड जो है ये खुद एक होल्डिंग कंपनी है और इसकी जो सब्सिडरीज हैं उनमें कुछ लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज आती हैं। अगर मेनली हम देखें तो एक तो कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड खुद है जो लिस्टेड है PSX पर, और उसके अलावा मेपल लीफ सीमेंट जो है वो कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी है एंड द होल्डिंग कंपनी holds around 59% of the shares. So 59% शेयर्स जो है मेपल लीफ के वो कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड के पास है। उसके अलावा एक और जो कंपनी है वो इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इट्स कोहिनूर नो मेपल लीफ कैपिटल लिमिटेड। वो भी एक सब्सिडरी है जिसके अराउंड 83 to 89% जो उनकी शेयर्स हैं वो भी कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड के पास है। ये उसके अलावा अगर हम देखें तो और भी कुछ कंपनीज हैं as I have mentioned over here in the slide. Unlisted subsidiaries span capital, power and healthcare sector. कैपिटल जो था वो मैंने आपको बता दिया और पावर में मेपल लीफ पावर लिमिटेड जो है उसकी भी वो जो है वो मेपल लीफ सीमेंट जो है वो उसकी एक सब्सिडरी है। तो मेपल लीफ सीमेंट जो है वो अंडर आती है कोहिनूर टेक्सटाइल मिल लिमिटेड के, और मेपल लीफ सीमेंट के अंडर जो सब्सिडरीज आती हैं उनमें है मेपल लीफ पावर लिमिटेड एंड मेपल लीफ इंडस्ट्रीज लिमिटेड MLIL। उसके अलावा मेपल लीफ सीमेंट की एक और सब्सिडरी भी है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इट्स कॉल्ड नोवा केयर हॉस्पिटल्स आई गेस, विच फॉल्स अंडर द हेल्थ केयर सेक्टर। सो आप देख सकते हैं कि ये जो कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड जो है ये काफ़ी स्पैन करती है, मतलब इसके अंदर कैपिटल सेक्टर भी आ जाता है, पावर सेक्टर के अंदर भी ये इन्वॉल्व है, हेल्थ केयर सेक्टर के भी अंदर ये इन्वॉल्व है, सीमेंट सेक्टर के अंदर भी ये इन्वॉल्व है। ठीक, ये सारी चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं आगे हम जाके जब फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तो इसकी जब बैलेंस शीट देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये चीज़ें क्यों ज़रूरी थी, ये मतलब आपको आइडेंटिफाई करना। एनीवेज, तो हम हर एक कंपनी को तो नहीं देखेंगे, उसकी सब्सिडरीज जो है हम उन्हें तो नहीं देखेंगे। हम सिर्फ कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड को जो है वो उसके बिजनेस को देखेंगे और आई मीन इन स्लाइड्स में इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि वो अपने कोर बिजनेस से कितना कमाती है और उसके बाद हम एक ओवरऑल उसका व्यू लेंगे। ये उसकी सारी सब्सिडरीज को भी हम अगर के देखें तो उसके प्रॉफिट लेवल्स जो है वो कहाँ स्टैंड करते हैं। सो कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड का जो अपना मेन बिजनेस है इट कवर्स स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग एंड स्टिचिंग। ठीक, तो ये उसके जो अपने मेन प्रोसेसेस हैं, आई मीन मेन उसका जो अपना बिजनेस है। और अराउंड 80% जो इसका रेवेन्यू है वो लोकली जनरेट होता है विद इन पाकिस्तान इटसेल्फ, और 20% जो है ये एक्सपोर्ट करते हैं। सो दिस ह्यूज मार्जिन फॉर देम टू ग्रो
इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट। बट एक चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी चाहिए कि टेक्सटाइल सेक्टर में जो कंपटीशन है वो काफ़ी फियर्स है ऑन द इंटरनेशनल लेवल। मूविंग ऑन। अच्छा, उससे पहले हम और ज़्यादा डिटेल में जाए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि KTML के फिलहाल जो है वो थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट आया था, तो इसके एक क्वार्टर का रिजल्ट अभी तक बाकी है, और वो आई मीन दिस विल बी द फाइनल क्वार्टर, और इसका साल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी जब मैं ये इसकी फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा था, तो आई मीन आई वाजंट, I shouldn't say I wasn't, I couldn't take the values from the 2024 annual report लाया, क्योंकि अगर आप 2024 की एनुअल रिपोर्ट जो है उसकी अगर क्या फिगर्स देंगे, तो वो 9 महीने पुरानी रिपोर्ट है, 3 क्वार्टर पहले वो रिपोर्ट आई थी। सो इट डजंट मेक सेंस, 9 महीने में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ जाती हैं। सो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने वो 3 क्वार्टर के रिजल्ट्स को लिया और आगे के क्वार्टर को मैंने एस्टिमेट करके 2025 का रिजल्ट अपनी एस्टिमेशन से निकाला है, और उसकी बेसिस के ऊपर जो आगे जो एनालिसिस है वो मैंने बेस किया है। सो जब इसका लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तो मीन फिगर्स जो है, वैल्यूज जो है वो थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती हैं। ये बताना ज़रूरी था कि उससे पहले कि हम आगे चलें। एनीवेज, क्योंकि अगर आप जाके इसके रिपोर्ट्स को देखेंगे तो वहाँ फिगर्स थोड़ी सी डिफरेंट है, और यहाँ आप अगर अपनी कैलकुलेशन करना चाहेंगे तो आपको वैल्यूज़ में जो है वो डिफरेंस ज़रूर नज़र आएगा। खैर, तो रॉ मटेरियल्स क्या है, हमने प्रोसेस तो देख लिया। तो रॉ मटेरियल्स जो मेनली KTML यूज़ करता है वो है कॉटन, कॉटन वेस्ट along with synthetic alternatives। So ये इसके मेन रॉ मटेरियल्स हैं, एंड रॉ मटेरियल्स जो है वो अराउंड 27.8% टोटल रेवेन्यू का हिस्सा है। आई मीन जो खर्चा होता है रॉ मटेरियल्स के वो 27.8% है रेवेन्यू का। तो आप अंदाज़े से लगा सकते हैं कि अगर कि कॉटन की प्राइस में इंटरनेशनल मार्केट में फ्लक्चुएशन होती है तो वो किस तरह इसकी प्रॉफिट को अफेक्ट कर सकता है। और सेकंड जो है उसके अलावा हम देखें तो प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस, इसके फाइनल प्रोडक्ट्स प्रोसेसेस तो हमने पहले डिस्कस कर लिए थे, विच इज स्पिनिंग, वीविंग एंड स्टिचिंग। और इसका जो फाइनल प्रोडक्ट जो होता है वो है यार्न, क्लॉथ एंड होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। तो एक चीज़ हमने देखी कि रॉ मटेरियल्स जो है वो रेवेन्यू का एक अच्छा खासा चंक ले जाते हैं अपने साथ, और दूसरा बड़ा चंक जो जाता है वो है एनर्जी एंड फ्यूल में, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। बट even that is almost equal to 27.5% if I'm not mistaken. So almost around 65 to 70% जो है, I mean 55 to 60% इसका जो रेवेन्यू का जो है हिस्सा, वो पूरा 60% का चंक जो है वो रॉ मटेरियल्स एंड एनर्जी की कॉस्ट में चला जाता है। तो इन दो चीज़ों में अगर ये फ्लक्चुएशंस होंगी तो इसके प्रॉफिट पे अच्छा खासा इफेक्ट आ सकता है। सो हम इसके ग्रोथ मैट्रिक्स एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को अगर देखते हैं, तो रेवेन्यू जो है इसका कंसिस्टेंट 20% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ओवर 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों में देखें तो ये कंटिन्यूसली 20% से ग्रो करता रहा है इसका रेवेन्यू। आई मीन एक साल में अगर आप जाके देखेंगे तो हो सकता है एक साल सिर्फ 5% बढ़ा है, नेक्स्ट ईयर 35% बढ़ा। मैं ओवरऑल एक एवरेज आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन को अगर के देखते हैं तो ये प्रॉफिट मार्जिन जो है ये नेक्स्ट ईयर का, आई मीन जब ये 2025 इसका जो ये ईयर कंप्लीट होगा करंट ईयर, तो इसका जो रेवेन्यू आई मीन प्रॉफिट मार्जिन जो है वो अराउंड 27% के करीब होगा। दैट्स माय एस्टिमेशन। ईपीएस ग्रोथ को अगर हम देखें तो ईपीएस ग्रोथ जो इसके पिछले 5 सालों में जो था वो है अराउंड 84.78% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। So on average every year the EPS has grown by 84.78%, which is extremely good. Now, when we discuss the financial strength and shareholders' activities in this section, uh, strong affiliates, as we discussed in the first slide, कि इसकी जो subsidiaries हैं वो different sectors में है, such as cement, power, capital and healthcare। और उसके अलावा 21 billion PKR in liquid acid enhances liquidity। 20 ये यहाँ पर एक टाइपो है, इट शुड बी 41 बिलियन नॉट 21 बिलियन। सो 41 बिलियन जो है इनके पास लिक्विड एसेट्स में पड़े हैं। आई मीन ये किसी भी वक्त उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। शेयर बायबैक्स, कंपनी ने रिसेंटली अराउंड 30 मिलियन शेयर्स जो है वो बायबैक किए, विच इज़ ऑलमोस्ट 10.0% ऑफ
आउटस्टैंडिंग शेयर्स। सो इससे क्या फ़ायदा हुआ? उससे ये हुआ कि जो करंट शेयर होल्डर्स थे उनकी जो वैल्यू थी वो बढ़ गई, राइट, क्योंकि शेयर्स जब डिक्रीज हो गए तो ज़्यादा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा पर शेयर। Energy efficiency uses diverse energy sources including gas, solar, furnace oil, grid and waste heat recovery. As I discussed in the previous slides कि almost 27.5% जो है इसकी एनर्जी की और फ्यूल की कॉस्ट आती है। सो कंपनी जो है वो डाइवर्सिफाइड वेज को यूज़ कर रही है ताकि एनर्जी की कॉस्ट को कम से कम किया जा सके, और वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने की कोशिश करते हैं। अब फाइनेंशियल चैलेंजेस और रिस्क्स को अगर के देखा जाए तो आप अगर जाके इसकी, सबसे पहले तो हम ये अनरियलाइज्ड गेन्स को डिस्कस करते हैं। आप अगर जाके इसकी 2024 की एनुअल रिपोर्ट को देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि अराउंड 10 बिलियन जो है वो कंपनी ने अर्न किए हैं थ्रू अदर इनकम, राइट। और मतलब वो उसकी कोर इनकम से नहीं आया, आई मीन कोर, उसकी जो कोर बिजनेस है उसके अलावा अदर जो उनकी इनकम है उससे उसने अर्न किए हैं अराउंड 10 बिलियन। और इसकी अगर ये फाइनल आप जाके प्रॉफिट देखेंगे विच इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन, दैट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू 19.5। नो, दैट वाज फॉर द रीसेंट क्वार्टर। सो 10 बिलियन जो थे उसने 2024 में अर्न किए थ्रू अदर इनकम्स, और वो उस 10 बिलियन में अराउंड 800 मिलियन जो थे वो सिर्फ डिविडेंड्स के थ्रू आए थे। और अगर रीसेंट उसकी जो 3 क्वार्टर की जो, आई मीन 9 मंथ की या 3rd क्वार्टर की जो रिपोर्ट आई थी उसमें आप देखेंगे, सो दिस फिगर हैज जम्प फ्रॉम 10 बिलियन टू ऑलमोस्ट 15 बिलियन। और 9 मंथ की जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन है 9 मंथ का, दैट्स इक्वल टू 19.5 बिलियन। सो 19.5 बिलियन में से आप अगर 15 बिलियन निकालें तो 4.5 बिलियन जो है कंपनी ने अपने कोर बिजनेसेस से अर्न किया है, और रेस्ट जो है वो बाकी का जो है वो अनरियलाइज्ड गेन्स है। अनरियलाइज्ड गेन्स मतलब इनकी दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट्स हैं, उन इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू, और वो भी रियलाइज नहीं है अभी तक। तो वहाँ पे अगर के उन इन्वेस्टमेंट्स में कुछ फ्लक्चुएशंस आती हैं तो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन जो है वो काफ़ी ड्रॉप हो जाएगा। सो इट्स अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव एट द सेम टाइम। आई मीन ये अभी डिपेंड करता है कि आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं। फॉर मी, आई मीन, आई वोंट कंसीडर इट टू बी टू हेल्दी एज द कंपनी इज डिपेंडेंट टू मच ऑन इट्स अदर इनकम विच इज़ नॉट अ गुड साइन। मतलब एक कंपनी में इन्वेस्ट करने की उसके अपना जो कोर बिजनेस है वो जो है उससे कंपनी की मेजोरिटी ऑफ द इनकम जो है वो वहाँ से आनी चाहिए, क्योंकि अगर कि जो दूसरे बिजनेसेस हैं वहाँ खुदा न खास्ता कल को कुछ हो जाता है तो इट विल ह्यूजली अफेक्ट द प्रॉफिट्स। मूविंग ऑन, कॉस्ट प्रेशर्स में देखें तो जैसे मैंने आपसे कहा कि रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो अराउंड 27.8% थी। तो रॉ मटेरियल की प्राइजेस अगर के ऊपर नीचे होती हैं तो वो काफ़ी अफेक्ट कर सकती हैं कंपनी के प्रॉफिट्स को। उसके अलावा इंटरेस्ट रेट्स वगैरह जो है और डेप्थ सर्विसिंग जो है वो भी मार्जिन को अफेक्ट कर सकते हैं। एनर्जी एक्सपोजर में देखा जाए, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, एनर्जी almost eats up around 27.5% of the revenue, creating sensitivity to fluctuations। तो एनर्जी की प्राइस में जब फ्लक्चुएशंस होंगी तो वो भी रेवेन्यू का ज़्यादा चंक ले जाएगा, और एज अ रिजल्ट आपके प्रॉफिट्स जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे। इन्वेंट्री रिस्क को अगर के देखा जाए तो 36% इन्वेंट्री इंक्रीज ड्यू टू कॉटन प्राइस डिक्लाइन एंड डिक्लाइनिंग डिमांड। अच्छा, अब ये क्या है? अगर आप इसके रिपोर्ट्स को जाके देखेंगे तो करंटली 36% इंक्रीज आया है इसकी इन्वेंट्री में। उसकी रीज़न क्या है? इंटरनेशनल मार्केट में कॉटन की प्राइस जो है वो डिक्रीज होने की वजह से रॉ मटेरियल तो चीप हो गया, लेकिन ये है कि डिमांड जो है वो भी नीचे चली गई है, प्रोडक्ट्स की डिमांड भी नीचे चली गई है। एज अ रिजल्ट प्रोडक्ट्स की डिमांड जब नीचे चली जाती है तो आपकी इन्वेंट्री इंक्रीज हो जाती है। इन्वेंट्री इंक्रीज हो जाती है तो उसका मतलब कंपनी का पैसा जो है वो स्टक हो जाता है इन्वेंट्री में। सो 36% हमने इंक्रीज देखा है इन्वेंट्री में, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। सो लेट्स होप कि आने वाले टाइम में डिमांड बढ़ेगी तो कंपनी की जो इन्वेंट्री है उसमें भी हम थोड़ा सा डिक्लाइन ऑब्जर्व करेंगे। मूविंग ऑन, income distribution and capital retention. So over here as you can see डिविडेंड पॉलिसी को अगर के देखा जाए तो 2022 के बाद से कंपनी ने कोई डिविडेंड नहीं दिया है, और 100% उन्होंने जो है
उनकी रिटेंशन रेशियो है, एंड इट्स विजिबल कि वो कहाँ उसे यूज़ कर रहे हैं। उन्होंने 10 मिलियन, जो मैंने आपसे कहा था, 30 मिलियन जो शेयर्स थे उन्हें बाय बैक किया। फॉर श्योर उनके लिए पैसा कहीं से तो आना था, तो रेदर देन गिविंग आउट डिविडेंड्स दे हैव डिसाइडेड टू बाय बैक दोज शेयर्स। सो उससे क्या होता है, उससे जो करंट शेयर होल्डर्स हैं उनको उससे इन अ वे फ़ायदा होता है कि उनकी अर्निंग जो है वो ज़्यादा हो जाती है। मूविंग ऑन, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखा जाए तो अगर कि आपने इस स्टॉक में 2015 में इसके 1000 शेयर्स लिए होते तो आपको अराउंड कॉस्ट पड़ती है उसकी 57,760 PKR, और आज 2025 में उसकी वैल्यू होती, आपकी उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू वो 57,000 से 174,000, मतलब 1,74,000 PKR होते, इंक्लूडिंग डिविडेंड्स, इंक्लूडिंग बोनस शेयर्स अगर इन्होंने कुछ दिए हैं तो। ठीक, और अगर कि हम उसे देखा जाए तो पर ईयर आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी उसमें कितने परसेंट का इंक्रीज आया, दैट वुड बी इक्वल टू 11.68%। इट्स नॉट दैट इम्प्रेसिव, बट आई मीन इट्स ओके आई गेस, बट इतना ज़्यादा कोई इम्प्रेसिव फिगर्स नहीं है ये। उसके अलावा अगर हम देखें तो इस कंपनी में मैनेजमेंट का अपना कितना हाथ है, क्योंकि जिस कंपनी में भी अगर मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है देन यू कैन रेस्ट अश्योर्ड कि वो आई मीन ख्याल करेंगे उस कंपनी का कि वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस तरह वो सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। इफ़ द मैनेजमेंट डजंट हैव इट्स स्किन इन द गेम देन इट्स रेड फ्लैग फॉर यू। सो इनसाइडर होल्डिंग जो है, आई मीन इनसाइडर होल्डिंग में इनके डायरेक्टर्स आ गए, उनके बच्चे वगैरह, और जो उनके डायरेक्टर, CEOs एंड ऑल दोज पीपल, राइट? सो दे होल्ड अराउंड 29.83%। एसोसिएट कंपनीज जो है दे होल्ड अराउंड 42.98%, शोइंग सस्टेन्ड कमिटमेंट। तो उनकी तरफ से लाजिम कंपनी की तरफ कमिटमेंट होगी, क्योंकि उनका अपना पैसा भी इन्वॉल्व है। हमने 2022 के बाद से कोई इनसाइडर परचेजिंग तो नहीं देखी है, बट एट द सेम टाइम कोई इतनी बड़ी सेलिंग भी नहीं हुई है, सो इट शोज सिग्निफिकेंट, आई मीन it does signal steady ownership. Now the most important slide. Returns, benchmark, and debt profile. Okay, let's first look at the last figure over here. I mean the last, uh, which is benchmark investment rate. So for me, I mean for myself, if I have to invest in this company, at least I would need 12.18% in return. आई मीन अर्निंग पर रुपी, कि कंपनी को एटलीस्ट 12.18% हर रुपए के ऊपर कमाना है, तभी मैं कंसीडर करूंगा इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। अब ये फिगर जो है ये हर किसी के लिए अलग हो सकती है। मैं इस फिगर पर कैसे पहुंचा, आई मीन वहां पर अभी जो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट देखकर, इस कंपनी का बिजनेस देखकर, उसका सेक्टर देखकर, बाकी सारी चीज़ें कंसीडर कर कर, फॉर मी द रिटर्न हैज़ टू बी एटलीस्ट 12.8%, 18%। And what's the current return? Estimated earning per rupee. 2025 estimate. Okay. Uh, for the current year, the estimated earning per rupee, हर रुपए के ऊपर कंपनी कितना हमें रिटर्न दे रही है, दैट्स इक्वल टू 15.81%। सो अराउंड 3.6% का जो है इसमें डिफरेंस आ रहा है। मतलब जो मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न है वो 12.18% है, और कंपनी उसे 3.6% ज़्यादा दे रही है। इज इट गुड इनफ? It depends on you. I mean, it depends on individual. For me, I will still look at other companies before I decide to invest in this company. But मुझे ये आइडिया तो हो गया है कि कंपनी जो है अपने कोर बिजनेसेस से जो रिटर्न कमा रही है वो 15.81% है, एंड फॉर मी टू इन्वेस्ट इन इट द वैल्यू इज अराउंड 12.18%, सो इट्स अबव दैट। 3.6% इज आई मीन अबव माई रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक, और इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर के देखें तो फॉर द करंट ईयर, विच अगेन आई टोल्ड यू कि मैंने 2025 के रिजल्ट्स इसके एस्टिमेट किए हैं, बेस्ड ऑन दैट I estimate that the net profit margin for the year 2025 would be 18.40%. 18.40% ये एक अच्छा फिगर है, but at the same time you have to know कि it does include the other income as well. So ये सारी other income वगैरह मिला के टोटल जो प्रॉफिट आ रहा है ये उसके ऊपर है 18.4%। So अगर इसकी other income में कुछ fluctuations आती हैं तो ये नंबर ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा। लिक्विड एसेट जो है कंपनी के वो 40 बिलियन के हैं, PKR 40 बिलियन, कवरिंग मोस्ट करंट लाइबिलिटीज ऑफ 50 बिलियन। अगर करंट लाइबिलिटीज देखा जाए तो सिर्फ करंट लाइबिलिटीज मतलब करंट ईयर की जो लाइबिलिटीज है वो अराउंड 50 बिलियन है, और लिक्विड एसेट जो है वो अराउंड 40 बिलियन है कंपनी के पास इस वक्त।
So moving on, valuation and growth projections. Current valuation. अब कंपनी की ये कंसोलिडेटेड रिपोर्ट के ऊपर है, तो आप अगर के जाकर इसकी अपने ब्रोकर की वेबसाइट पे देखेंगे, वहाँ आपको जो है वो स्टैंड अलोन रिपोर्ट की सारी रिजल्ट्स आती हैं. सो दैट्स व्हाई द नंबर्स आर डिफरेंट. पीई जो है इसकी 1.53 है, और उसकी जो अभी की मार्केट प्राइस है, इट्स 38.82% बिलो इट्स फेयर वैल्यू, राइट. सो फेयर वैल्यू जो है, या इसे आप इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू भी कह सकते हैं, वो जो है मेरे हिसाब से 342.58% होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द करंट स्टैंडिंग, करंट फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी. इट्स फेयर वैल्यू शुड बी एट 342.58 रुपीज. और अगर लॉन्ग टर्म में हम लोग देखें तो इसकी जो वैल्यू है वो अराउंड 715 तक जा सकती है. ये हो सकता है लॉन्ग टर्म, मैंने कह दिया, ये हो सकता है अगले 2 महीने, 3 महीने, 2 साल, 3 साल, 5 साल में, इसकी कोई गारंटी नहीं है. लेकिन इन द लॉन्ग टर्म की अब ये जो कैलकुलेशंस मैंने निकाली हैं, ये कैसे निकाली, ये इसकी जो पिछले 10 साल की अगर आप जो परफॉर्मेंस है उसे देखें, तो पिछले 10 साल की परफॉर्मेंस को अगर आप रेप्लिकेट करें आने वाले 10 सालों में, तो इसकी प्राइस जो है वो 715 तक जा सकती है, अगर अपनी परफॉर्मेंस को कंपनी जो है वो मेंटेन करे इसी तरह. दैट ओनली देन यू विल अचीव दिस 715. अगर ये 715 को हटा दें लॉन्ग टर्म फिगर को, सिर्फ करंटली देखें कि इस वक्त ये जो कंपनी है, इसकी जो इसके फंडामेंटल्स हैं, उनकी बेसिस पर इस वक्त इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए, तो इस वक्त इसकी प्राइस होनी चाहिए 342.58. और एक और चीज़ अगर आप जाके देखें तो ये कंपनी जो है इस वक्त अपनी बुक वैल्यू जो है उसके भी नीचे इसकी प्राइस है. इसकी बुक वैल्यू भी अराउंड 300 समथिंग के करीब है. सो इट्स ट्रेडिंग बिलो इट्स बुक वैल्यू. Growth outlook, implied annualized growth of 18.33%, supported by historical returns. As I mentioned earlier, कि इसके अगर कि आप हिस्टोरिकल रिटर्न्स को देखें और उन्हें आगे आप रिप्लिकेट करने की कोशिश करें, तो आपको 18.33% जो है कंपनी एनुअली देती रहेगी फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स. 18.33, एंड इट इंक्लूड्स एवरीथिंग एज आई मेंशन अर्लियर, अदर इनकम और सारी चीज़ें. अगर अदर इनकम वगैरह में फ्लक्चुएशन हुई तो ये जो परसेंटेज है ये काफ़ी डिफरेंट होगी. तो अगर कि आप इसमें इन्वेस्ट करें और आपको 18.33% मिलता रहे हर साल, तो आपकी लेस सपोज कि आपने इसमें 1 लाख इन्वेस्ट किया 100 के, तो 2025 में आपने 100 के इन्वेस्ट किया, तो 2026 में वो इतने हो जाएंगे, और उसके बाद 2035 तक फॉर अ डेकेड आप उसे लगा के और छोड़ दें, तो आपका 1 लाख जो है वो 5,38,334 रुपीज हो जाएंगे. इफ द कंपनी रिपीट्स इट्स प्रीवियस रिटर्न, आई मीन जो हिस्टोरिकल रिटर्न है उन्हें कंपनी अगर के रिपीट करे, तो अगर के उनमें कुछ डिफरेंस आ गया उसकी परफॉर्मेंस में, तो फॉर श्योर दिस फिगर वुड बी डिफरेंट. सो ये सारी चीज़ें हो गई. अब इन कंक्लूजन, आप में आई मीन आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, कि आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है, और आप कंपनी के कोर बिजनेस को देख रहे हैं या आप उसके ओवरऑल बिजनेस को देख रहे हैं, कोर प्लस वट एवर दे हैव इन्वेस्टेड इन, वो सारी चीज़ें मिलाकर, तो उस हिसाब से फिर आपने डिसाइड करना है. बट फॉर मी आई वुड से कि PSX में इस वक्त और बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो जिनके रिटर्न्स और ज़्यादा, आई मीन इफ़ यू लुक फॉर श्योर यू विल फाइंड सम, कि जिनके रिटर्न्स जो है वो इससे भी ज़्यादा आगे एक्सीड कर जाते हैं. सो दैट्स इट. आप इन वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकते हैं दूसरी कंपनीज के साथ भी टेक्सटाइल सेक्टर में, एंड देन यू कैन decide where to invest. I hope this video was useful for you and you got to learn something. I will see you in the next video. Until then, take care. Allah Hafiz.